हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 241 है कि यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ क्वांटिटीज गिवन है, लिस्ट 2 में ऐसे यूनिट्स गिवन के सिंबल्स गिवन है, हमें इनको मैच करना है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लिख के करें, इस तरीके से ऑप्शंस लिख लें और जिस चीज का आपको श्योर होता जा रहा है उसका लिखता जाए। यहाँ पे आजकल काफी ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं, तो उसमें तो आपको ऐसे मैच कराने में दिक्कत होती है। ऑफलाइन में भी आप ऐसे एरो से मैच कराओगे गलत हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा क्विक होगा। तो ए का हम लिखेंगे, फोर्स का होता है 3, सॉरी फोर्स का है 4 न्यूटन, 4 ऑप्शन में। पावर का होता है वॉट, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 1। सी का हो जाएगा एक्सीलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2। और डी का हो जाएगा यहाँ पे पास्कल होता है, जो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है, फोर्स पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे 4 डिफरेंट थ्योरम गिवन है और लिस्ट 2 में 4 डिफरेंट नाम गिवन है। हमें मैच करना है कि कौन सी थ्योरम का क्या नाम है। तो सबसे पहले तो हम ये थ्योरम समझ लेते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स होती हैं। एक होती है पैरेललोग्राम की थ्योरम। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं और उनको इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है कि पैरेललोग्राम की 2 साइड्स बन रही हैं, ए और बी यहाँ पे वेक्टर हैं जो कि एक पैरेललोग्राम की साइड बना रहे हैं। तो हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए ये इसकी और 2 साइड्स थी ये प्लॉट की, और इसके बाद इसका एक डायगोनल बनाया। तो एक थ्योरम होती है थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इट मींस ये वेक्टर एक फोर्स को डिनोट कर रहा है, ये वेक्टर दूसरे फोर्स को डिनोट कर रहा है, और ये एक पैरेललोग्राम की 2 कनेक्टेड वाली साइड्स हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ये सी फोर्स होगा, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। 2 वेक्टर हैं, 2 फोर्सेस हैं जो पैरेललोग्राम की 2 साइड्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो ये है थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। सेकंड थ्योरम है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर कोई 2 वेक्टर है हमारे पास ए और बी, हमने इनको इन तरीके से पुट किया कि ये ट्रायंगल की 2 साइड्स बना रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम कोई 2 ट्रायंगल की साइड्स लेते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में ए और बी वेक्टर के सेम है, उनकी लेंथ है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के अकॉर्डिंग है, उनके इक्वल है, और उनकी डायरेक्शन है जो लाइंस की वो भी ए और बी की सेम है। जैसे ये साइड है, इसकी डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन वही है जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों फोर्सेस का या इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, सी होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये होता है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। सेकंड है, तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक पी फोर्स है, एक क्यू फोर्स है, एक आर फोर्स है, ये यहाँ पे ये जो थ्योरम्स वगैरह की बात करें फोर्सेस की टर्म में कर रहे हैं, बेसिकली ये सारे वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैकेनिक्स की स्टडी से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस, तो इसमें फोर्सेस की बात की है। तो इस तरीके से 3 फोर्सेस यहाँ पे एक पॉइंट पे लग रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मींस इन तीनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो एक कंडीशन होगी कि P डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल, P को छोड़ के दूसरी साइड्स हैं, दूसरे जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल साइन एल्फा इज इक्वल टू Q वेक्टर डिवाइडेड बाई Q को छोड़ने के बाद बचे हुए 2 फोर्सेस के बीच का एंगल बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो ये इक्वल होंगे तीनों टर्म्स एक दूसरे के, तब जब अगर इन तीनों फोर्सेस P Q R का रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है। तो ये होती है लामीज थ्योरम। एक और थ्योरम यहाँ पे बची, वो बेसिकली लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से आती है, वो होती है कि कन्वर्ज ऑफ फोर्सेस। कन्वर्ज ऑफ फोर्सेस में ऐसे है कि एक पॉइंट पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं
जैसे कि एक पॉइंट पे ये एक फोर्स लग रहा है ए, दूसरा इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है बी, और तीसरा इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है सी, और इनका रिजल्टेंट जीरो है। तीनों फोर्सेज है ए बी सी, इनका रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो उस केस में हम इन तीनों को ट्राइंगल की साइड्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली इसी का फॉर्म है। इसमें क्या था कि ए और बी का रिजल्टेंट आएगा, वो इनका इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर इनको आप तीनों को प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, सी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इनको अगर ट्राइंगल की साइड्स के जैसे प्लॉट करें तो ये इस तरीके से आएंगे। ये वाला है ये वेक्टर बी है, इस तरीके से ये जो जा रहा था ये वेक्टर ए था, और ये यहाँ पे है ये वेक्टर सी है। तो अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो हम उनको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रूप में प्लॉट कर सकते हैं। कंडीशन है कि डायरेक्शन उनकी इस तरीके से होगी। यहां पे सी की डायरेक्शन आ रही थी वो ऐसी आ रही थी। अगर मैं सी की डायरेक्शन ये थी, अगर इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, इधर कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी के। तो अब दोनों का तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला वेक्टर, और इसके सेम मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा अगर वेक्टर लगा दिया जाए तो तीनों का रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। अगर मुझे ए और सी का रिजल्टेंट निकालना हो तो मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकती हूँ। ए और सी का अगर रिजल्टेंट प्लॉट करना है तो जो मैंने ये पिंक लाइन में डिनोट किया है, ये वाली जो लाइन है, ये रिजल्टेंट होगा ए और सी का। और यहां से हमने जो प्लॉट किया था वो थी ये वाली लाइन जो इधर जिसका एरो है, ये जो ब्लैक वाली लाइन इधर जिसका एरो था। तो अब क्या हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज से ये आया है, लॉ ऑफ कन्वर्ज ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज। तो ये चारों थ्योरम होगी। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ए में, यहाँ पे एल में देखो स्टेटमेंट इसका, ये पैरेललोग्राम है कि अगर दो फोर्सेज हैं वो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं तो उसका डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो ए का हो जाएगा पैरेललोग्राम, शॉर्ट में मैं इसको पी लिख देती हूँ, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट में देखते हैं बी सी और डी का। यहां देखते हैं तो पैरेललोग्राम ऑप्शन 2 में है, तो ए का हम लिख देते हैं कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेकंड, ऑप्शन बी में जो थ्योरम गिवन है ये लामीज थ्योरम है जो हमने भी पढ़ी थी कि P अपॉन साइन एल्फा Q अपॉन साइन बीटा। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा लामीज थ्योरम है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन सी में जो थ्योरम गिवन है कि अगर थ्री फोर्सेस एक्टिंग है वो इक्विलिब्रियम में है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो किसी ट्राइंगल की साइड्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, उनकी डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी। तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज ही हुआ। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, तो सी का यहाँ पे होगा वो ऑप्शन, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर फोर्सेज। और डी जो है इसका हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज। डी में गिवन है कि तीन फोर्सेज हैं वो एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, अगर वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल है ऑर्डर में से मतलब है कि एक इस तरीके से होगा, बी इस तरीके से होगा, सी फिर इस तरीके से होगा। तो ये होगा कन्वर्ज ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज। तो इस तरीके से ये 2 1 3 4 आ जाएगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन 1 में है, तो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए में बोला है रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोडेड सेक्शन। तो हो जाएगा स्ट्रेस, जो इसने यहाँ पे यूनिट स्ट्रेस लिखा है ए में 4। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लोडेड सेक्शन, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्या हो गया, स्ट्रेन, तो 1 हो जाएगा। रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड एंड ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस,
डी में हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है ई, यहाँ पे ई लिखना था, टाइपिंग एरर है, तो इसका हो जाएगा 3। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ये ऑप्शन 1 में अवेलेबल है, 4 1 2 3, तो आंसर होगा वो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 244, क्वेश्चन 244 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन है लिस्ट ए में, और लिस्ट 2 में गिवन है डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ होगा वो गिवन है, तो वो निकालना है हमें यहाँ पे। एक तो केस काफी सिंपल सा है, जहां पे पी लोड लग रहा है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ई सेक्शन मॉड्यूलस है, तो इसका तो ये हो जाएगा पीएल बाई ए, ये हो जाएगा डेल्टा एल। लेकिन बाकी केसेस हैं उनमें एक्चुअली लोडिंग है वो सेल्फ लोड है, और सेल्फ लोड जब लगता है तो वो लोड यूनिफॉर्म नहीं होता है पूरे मेंबर के लिए। जैसे कि एक रेक्टेंगल लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे जो लोड ये इस तरीके से पी लोड लग रहा है इस मेंबर पे, तो अगर मैं सेक्शन बी बी डैश की बात करूंगी तो उस पे भी पी लोड लग रहा है। अगर हम इस का जो वेट है मेंबर का उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हम जस्ट इस पी लोड को फोकस कर रहे हैं, पी लोड बहुत ज्यादा है, इसका वेट है वो काफी कम है इसके कंपेरेटिवली। तो ये वाला जो सेक्शन है बी बी डैश, इस पे भी पी लोड लग रहा है, ऊपर ये सेक्शन लिया इस पे भी पी लोड लग रहा है, अगर ऊपर कोई तीसरा सेक्शन लेते हैं तो उस पे भी पी लोड लग रहा है। बट जब लोड सेल्फ वेट हो तो हर एक सेक्शन पे लोडिंग होगी वो अलग होगी। यहाँ सेल्फ वेट के कारण जो लोड लग रहा है बी बी डैश पे वो लोड लगेगा इतने मेंबर का वेट, बी बी डैश पे सिर्फ इतने का ही वेट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लोडिंग निकालूं तो यहाँ पे तो लोडिंग 0 ही है, इसके नीचे कोई मेंबर है ही नहीं। अगर ए डैश का निकालें तो ये जो इतना मेंबर है इसका जितना वेट है उतना लोड लग रहा है। अगर इस वाले पॉइंट पे निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पूरे का जो मेंबर का वेट है वो लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पी होता है, लोड वो कांस्टेंट नहीं होता है, और जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस हैं, एक रेक्टेंगुलर बीम है, सॉरी सर्कुलर बीम है, और उसमें लोडिंग लग रही है उसके कारण पूछा है, और नेक्स्ट में एक कोनिकल बीम है, कोनिकल बार है सॉरी, तो वहां पे पूछा है कि वहां पे सेल्फ लोड के कारण जो स्ट्रेस जो डिफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा। तो हम दोनों के लिए डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। पता होना चाहिए आपको एक्चुअल में आया कैसे है, डेरिवेशन करने का टाइम एग्जाम में नहीं होगा। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ तो जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं भूलोगे इसको। तो पहले हम फर्स्ट वाला केस है इसके लिए निकाले थे। यहाँ पे लेमडा है वो डेंसिटी है, ई यंग्स मॉड्यूलस है, एल डी वगैरह जो जनरल होती है डायमेंशन वो है। यहाँ पे इसका सेल्फ लोड जो है सोल वेट जो है वो W है। तो हम डिराइव करेंगे इसके लिए इस तरीके से, एक बार है यहाँ पे हमने x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सेगमेंट लिया है dx। स्मॉल सेगमेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसके लिए मान सकते हैं कि सेल्फ वेट जो है वो सेम है। अगर हम कोई बड़ा मेंबर लेते हैं तो उसकी खुद की भी लेंथ होगी, उसका खुद का भी सेल्फ वेट होगा, तो उसके टॉप पे जो सेल्फ वेट होगा मेंबर का, बॉटम पे जो सेल्फ वेट होगा वो डिफरेंट होंगे। तो हमने जिस स्मॉल सेगमेंट लिया है dx, इसकी लेंथ है, ये बॉटम से x डिस्टेंस पे है फ्री एंड से। अब यहाँ पे इस पे कितना लोड लग रहा है, गिवन है कि जो डेंसिटी है वो लेमडा है। लेमडा को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, वो ही लोड लग रहा है इस पे। तो ds सेगमेंट पे जो स्मॉल लोड लग रहा है उसको आप डेल पी से डिनोट कर रहे हैं। डेल पी इक्वल हो जाएगा इतने वेट, इतना जो एलिमेंट है ये मेंबर का इतना पार्ट है, इसके वेट के इक्वल इसका वेट होगा लेमडा इंटू वॉल्यूम पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर हम इस तरीके से शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं इसको a इंटू एक्स। ये हुआ इस स्मॉल सेगमेंट dx पे फोर्स। इस स्मॉल सेगमेंट dx में जो लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा, dx की लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है pl बाई ae। तो p की जगह यहाँ पे ये रख देंगे लेमडा ax इंटू l की जगह यहाँ पे dx लिख देंगे क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिया है उसकी लेंथ dx है, डिवाइडेड बाई ae
ये है स्मॉल सेगमेंट के लिए। अगर हम पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इस वाले मेंबर के लिए x की वैल्यू 0 है, इस वाले मेंबर के लिए x की वैल्यू l है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये 0 से l है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट याद रह जाएगा। काफी वैसे ऐसे आते नहीं है क्वेश्चंस, बट फिर भी थोड़ा सा ये थ्योरी आपको इंटीग्रेशन की पता होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं तो किसी और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होती रहती है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हम लेमडा ए एक्स डी एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए ई। यहाँ पे इसका जो सेल्फ लोड है, सेल्फ वेट है, वो W है, और इसकी फॉर्म में भी एक आंसर है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल इसका वेट किसके इक्वल होगा, लेमडा इंटू टोटल वॉल्यूम जो है एरिया इंटू लेंथ। तो लेमडा ए एल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं W, एक एल मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2AE। ये तो हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए का आंसर हो गया ए। इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पे लोड कितना लग रहा है, इस वाले मेंबर पे लोड लग रहा है 0, इस वाले मेंबर पे लोड कितना लग रहा है, इसका सेल्फ वेट, टोटल सेल्फ वेट जो W है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है PL बाई AE। P की जगह अब हम क्या रखें, हम 0 भी नहीं रख सकते, हम W भी नहीं रख सकते, तो हम इनका एवरेज रख देते हैं मिडिल वाले पॉइंट पे। मिडिल वाले पॉइंट पे कितना लग रहा है फोर्स, इन दोनों का एवरेज। तो P की जगह आप लग दोगे W बाई 2 इंटू एल अपॉन AE। तो काफी सिंपल है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको डायरेक्टली। P की जगह आपको W बाई 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे लोड 0 है, यहाँ पे W है, तो हम इन दोनों का एवरेज रख देंगे। सेम ये फॉर्मूला है, ये जो ट्रायंगल जो कॉनिकल वाला जो बार होती है उसमें भी अप्लाई हो जाता है, उसके लिए भी हम सोल्व करेंगे। तो कॉनिकल बार के लिए भी हमने सेम तरीके से डायग्राम बनाया। कॉनिकल बार का यहाँ पे जो डाया है वो D है, ये लेंथ है, ये स्मॉल l है। सेम हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, जिसके लिए हम पहले डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें पूरे मेंबर का डिफॉर्मेशन मिल जाए, पूरे इसमें जो बार है इसका डिफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला जो आपको वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन नहीं हो तो भी मैं बता देती हूँ, और आप इसको आगे हमेशा याद रखेंगे। काफी बार ये एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। जैसे कि ये बार है, ट्रायंगुलर बार है, सॉरी कॉनिकल बार है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर बार का वॉल्यूम, कॉनिकल बार का सॉरी वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू ए। अगर इसके ए की बात करें तो ये यहाँ पे D है, तो ये π/4 D स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एल। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जो कि यहाँ पे लेंथ L है तो स्मॉल l से लिख देते हैं। तो इसकी हेल्प से अब सबसे पहले तो हम इस वाले मेंबर का सेल्फ वेट निकालेंगे, पहले के जैसे ही कि जैसे ही है वो हो जाएगा इस एलिमेंट पे, जो स्मॉल एलिमेंट है dx, उस पे जो फोर्स लग रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने एरिया इसका ax लिख लिया है, तो हो जाएगा ये 1/3 इंटू ax इंटू x वॉल्यूम हो गया, इंटू मास डेंसिटी। जो मास डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, आई थिंक वो R गिवन थी, 1 मिनट, तो ये R गिवन है, यहाँ पे R इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह हम R लिख देंगे यहाँ पे। ये तो ये आ गया हमारे पास, इसका इस छोटे से एलिमेंट जो नीचे वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, ये वाला कोन, इसका फोर्स जो कि इक्वल होगा इसके वेट के इक्वल, ये dx एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है। अब dx एलिमेंट पे डिफॉर्मेशन होगा, वो कितना होगा, फोर्स इंटू r इंटू एल। एल क्या है, इस छोटे वैसे एलिमेंट की लेंथ जो कि dx है, डिवाइडेड बाई pl अपॉन ae। ae की जगह ax रख देंगे, इंटू e आ जाएगा। तो ax और x वाली टर्म इस तरीके से कैंसिल हो रही है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। बचा क्या, 1/3 r बाहर लिख लेते हैं अपॉन e, अंदर बचा x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l, तो इस तरीके से इसका यहाँ पे आ जाएगा r अपॉन 3e
सॉरी एक्स डी एक्स आएगा, एक्स डी एक्स है, एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो एल स्क्वायर बाई 2, और इसको हम, ये आ जाएगा आर एल स्क्वायर अपॉन 6e, जो कि यहाँ पे गिवन था एक ऑप्शन में, ये गिवन है ऑप्शन 1 में। तो ये आ गया आर एल स्क्वायर अपॉन 6e। अब इसको याद कैसे रखना है, हम ये डेरिवेशन तो नहीं करेंगे हर बार, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे हम। एवरेज वेट है वो ले लेंगे। जब शॉर्टकट से करेंगे तो हमें क्या करना है, पी की जगह हमें लोड की वैल्यू लिखनी है, लेकिन हम लोड की वैल्यू क्या रखें, यहाँ 0 है, यहाँ W है, तो हम इनका हाफ लिख देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सेल्फ वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्फ वेट होगा 1/3 इंटू एरिया, ये π/4 डी स्क्वायर की जगह मैं ए ही लिख रही हूं, इंटू एल, तो ये तो हो गया वॉल्यूम, स्मॉल एल है सॉरी, इंटू आर, ये हो गया सेल्फ वेट मेंबर का। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका हाफ, क्योंकि यहाँ पे 0 है लोड और यहाँ पे ये इतना W है, तो हम दोनों का एवरेज लेके हाफ लिख देंगे। तो पी की जगह हम लिख देंगे इसका हाफ, तो पी की जगह हो गया 1/6 ए एल इंटू आर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ई, और ये आ गया हमारा आंसर जो कि ऑप्शन में गिवन है। ए से ए कैंसिल कर दिया, आर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6e, तो जो बड़ा सा हमने डेरिवेशन करके निकाला था ये आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, पी की जगह सेल्फ वेट का हाफ रखना है, और ये फॉर्मूला कोनिकल बार और सर्कुलर रेक्टेंगुलर बार सब में एप्लीकेबल होगा। तो 2 ऑप्शन तो हो गए हमारे सोल्व। तीसरा ऑप्शन एक और बचता है, वो भी काफी सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बार है जिसका यहाँ पे डायमीटर डी है, यहाँ पे भी डायमीटर डी है, तो जब हम इसमें स्ट्रेस निकालते हैं तो हम लिखते हैं P अपॉन π/4 D इंटू डी, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन कोई इस तरीके से अगर टेपर्ड बार है जिसका की जो डायमीटर है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो रहा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अगर इस तरीके से बार हो तो क्या होगा, सिंपल है, दोनों डाया लिख देंगे। एक जगह ये वाला डाया आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये टेपर्ड वाला डाया आ जाएगा। उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले सेम होंगे, जैसे कि डिफ्लेक्शन निकालना है तो पी एल अपॉन ए ई, तो P अपॉन ए तो ये आ गया, P अपॉन π/4 D इंटू डी इंटू एल इंटू ई, और ये आ जाएगा ये 4PL अपॉन π/4 ऊपर चला जाएगा, पाई ई डी इंटू डी। तो इसमें दोनों सेम होते हैं तो डी स्क्वायर हो जाता है, इसमें दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑप्शन 3 भी हो गया। तो अब हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं एक बार किसमें कौन सा आंसर है। एक फ्रेम में लाने के लिए मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ गया टेक्स्ट साइज, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये सेल्फ लोड वाला था केस, डी डायमीटर का एक सॉलिड यूनिफॉर्म रोड है, तो इसके लिए ए के लिए 2 हो जाएगा। बी के लिए कौन सा था ये, L is length, D is diameter at the base and D is the diameter at the tapered है, जो भी हमने किया, तो B का हो जाएगा 3, C वाले का हो जाएगा, C वाला है कोनिकल बार वाला, कोनिकल बार, तो C वाले का हमने डिराइव किया था 1 आया था, और D वाला तो काफी सबसे सिंपल वाला केस है कि L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है वगैरह, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2, 3, 1, 4 में, ये ऑप्शन बी में गिवन है आंसर, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 245, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ फेलियर पे। थ्योरीज ऑफ फेलियर में डिफरेंट थ्योरीज गिवन है कि कोई स्ट्रक्चर फेल हुआ तो किसी ने बोल दिया कि उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो Fy के इक्वल है, किसी ने बोला कि उसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहा है प्रिंसिपल प्लेन पे वो Fy अपॉन ई जो कि स्ट्रेन होता है यील्डिंग पे उसके इक्वल है। तो इस टाइप से डिफरेंट पर्संस ने डिफरेंट थ्योरीज दी। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है रैंकाइन्स थ्योरी, जो सबसे सिंपल होती है, जो कहती है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो इक्वल हो गया हमारा Fy के, तो स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो यहाँ पे रैंकाइन्स थ्योरी गिवन है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रीचेस द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। तो ए का हो जाएगा 2 की मैक्सिमम या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे। मिनिमम आई थिंक इसने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर माइनस वाली टर्म्स है, नेगेटिव है, जैसे कि कहीं पे +4 आ रहा है टेंशन का, कंप्रेशन में -5 आ रहा है,
तो फेल होगा वो माइनस वाले में होगा, तो ये मिनिमम वाले के लिए फेल होगा। तो ए का 2 हो गया। बी में सेंट वेनेंट होती है, ये स्ट्रेन की थ्योरी होती है। आप थोड़ा सा इस तरीके से भी हेल्प ले सकते हो और इसको याद रखने के लिए कि एस टी वेनेंट उसको स्ट्रेन जैसा सा कुछ सेम सा हो रहा है ये लिखने में। तो सेंट वेनेंट थ्योरी में जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो इक्वल हो जाता है जो स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट में होता है। इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेन होगा एफ वाई अपॉन ई, तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो सेंट वेनेंट मतलब स्ट्रेन, सेंट वेनेंट से आपके माइंड में आना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात होती है। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे 2 थ्योरीज नेक्स्ट पेज पे और गिवन है। सी है कूलाम्स थ्योरी। कूलाम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है फेलियर पे, जब फेलियर प्लेन हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो इक्वल हो जाता है इलास्टिक लिमिट पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉसिबल है उसके। तो ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग। और हेग्स वाली है ये स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये मतलब कहती है कि स्ट्रेन एनर्जी अगर उतनी पहुंच जाए यूनिट वॉल्यूम में जितनी की एफ वाई के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर होगा वो फेल हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3 और ए का हमारा 2 था और बी का 1 था। तो इस हिसाब से ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये याद ही रखना पड़ेगा, वो 3-4 थ्योरी है लेकिन काफी बार आ जाता है इस पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी इजी होता है, ऐसे में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन काफी बार स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा करना गलत है। डायरेक्ट थ्योरी का सिंपल सा याद रख लो आप, एक पेज का नोट्स बनेगा बस। तो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 ए हो जाएगा 2143। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 246। 246 जैसे क्वेश्चन के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा हर एक सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो रही है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जैसे कि रेक्टेंगल के लिए BDQ/12 होता है, इस तरीके से हर एक क्रॉस सेक्शन का सर्कुलर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर सबका आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये ट्राइंगुलर सेक्शन है, इसमें जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही है वो ये है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल का होगा जिसकी बेस बी है इसका और हाइट h है, और जो सेंट्रोइड होगा वो यहां से h/3 हाइट पे होगा, यहां से 2h/3 हाइट पे होगा। एरिया इधर की तरफ ज्यादा है क्योंकि इधर की तरफ विड्थ ज्यादा है, बॉटम विड्थ, तो मिडल से नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली याद रहती होंगी। तो आई में होगा ये BH3/36 होगा। किस एक्सिस के अबाउट है ये? इस एक्सिस के अबाउट है। अब आपको इस एक्सिस के अलावा इसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। जैसे कि ये वाली एक्सिस है, इसको मैं y डैश से डिनोट कर रही हूं। y डैश जो इसका बेस है, y डैश के अबाउट आई होगा आई x डैश प्लस एरिया इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है h/3, तो ये हो जाएगा h/3 का स्क्वायर। तो ये होता है सिंपल फॉर्मूला, ये इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस होगी। तो इसके अबाउट पता है a y बार इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। a की जगह BH/2 लिख दिया एरिया ट्राइंगल का, h की जगह h/3 था तो इसको सोल्व किया तो BH3/12 आ गया। तो अब ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन ए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस, जो कि हमने अभी निकाला है। इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है जो कि हमारा है BH3/12। तो ए का हो जाएगा 4। बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस, तो ये होता है BH3/12। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ए का 4 बी का 2 हो गया। सी में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ये बेस है,
इनके बीच की डिस्टेंस होगी ये d/2 होगी, क्योंकि टोटल डेप्थ है वो d है। तो क्या हो जाएगा, अभी पहले किया था सेम वैसे ही होगा, BD3/12, ये है सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रही है ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट, प्लस एरिया टोटल ये है BD इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y के स्क्वायर से, ये y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा d²/4। अब यहाँ पे BD³ तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/12/4, तो ये आ जाएगा BD³ और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 12 है तो ऊपर 4 आएगा तो कट के 3 आ जाएगा। तो सी में यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3 और डी में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, जो हमने यूज किया है पहले, BHQ/36। अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रह पाएंगे। तो डी में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, तो 4231, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 में ये लोडेड कैंटिलीवर्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेकंड लिस्ट में शेयर फोर्स डायग्राम गिवन है, हमें जस्ट मैच करना है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वैल्यू निकालने की जरूरत मोस्टली नहीं पड़नी चाहिए, काफी बार शेप के अगर आपको आइडिया है तो आपका वहीं से क्वेश्चन बन जाता है और टाइम बच जाता है। तो ए का अगर हम देखें तो ए में यहां से लेके इधर जाते हुए इसका फॉर्मूला होगा WX, तो ये x के प्रोपोर्शनल है तो लीनियरली वेरी कर रहा है, फ्री एंड पे 0 है और यहाँ पे WL होगा, तो लीनियरली वेरी कर रहा है ये वाला, एक एंड पे 0 है दूसरे पे WL है, तो ए का हो गया 4। बी ये है, इसमें क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो ये कांस्टेंट ही है, यहाँ पे भी शियर फोर्स W है, इधर जाते हुए W है, तो यहाँ पे थ्रू आउट सेम है तो वो हो गया C, ये 3, बी में 3 हो गया। सी में देखें तो यहाँ पे यहां से यहां तक W1 है, इसके बाद यहां से आगे जा रहे हैं तो W1 प्लस W2 हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक W1 है, उसके बाद ये W1 था और ये W2 और ऐड हो गया, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा ऑप्शन 2 और डी का यहाँ पे हो जाएगा, डी में यहां से यहां तक जाएंगे तो WX आएगा, तो ये होगा x के प्रोपोर्शनल लीनियरली, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे WL/2 है, और यहां से आगे की तरफ जाएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे सारा कंसंट्रेटेड UDL आ चुका है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सारा का सारा इस पॉइंट पे आ चुका है। तो इस पॉइंट से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो कोई भी शियर फोर्स में इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो इस हिसाब से इसका देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 कि यहां से यहां तक सॉरी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है और L/2 के बाद में ये कांस्टेंट हो गया। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो डी में यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 4 3 2 1, तो जो कि है ऑप्शन बी में आंसर, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे 248 में ऑप्शन ए जो है इसका शियर फोर्स कैसा बनेगा, यहां से यहां तक शियर फोर्स ये है वो कांस्टेंट है, RA के इक्वल है, यहाँ पे RA माइनस W के इक्वल हो जाएगा और फिर इस तरीके से बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका ए का 4 कि यहां से यहां तक कांस्टेंट है और उसके बाद आगे वाले में कांस्टेंट है। इसका अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो ये UDL पूरे में आ रहा है, और जहां पे भी UDL आ रहा होता है जिस भी स्पैन की लेंथ पे, वहां पे यूनिफॉर्मली वो वेरी करता है, तो इट मींस थ्रू आउट लेंथ यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। और इनमें एक ही डायग्राम ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वेरी कर रहा है, तो बी में ये हो जाएगा 3। सी में देखें तो सी में यहां तक तो कांस्टेंट है और इसके बाद ऐसा बनेगा इसका SFD कुछ ऐसे, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा शेप बनेगा, हमें पता है यहां से यहां तक RA के इक्वल होगा शियर फोर्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा RA माइनस W के इक्वल, और ये इस तरीके से जाएगा। तो ये देखें तो ये ऑप्शन 2 में है। डी में देखें तो डी में इस तरीके से आ रहा है, ये सिमेट्रिक लोडिंग और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये W हो जाएगा, RA भी ये यहाँ पे सपोर्ट है, इस तरीके से एरो नहीं लगाए हैं, लगा लेना आप अपनी बुक में, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये W है और ये W है। क्यों? क्योंकि टोटल वर्टिकल लोड 2W था, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, तो दोनों पे रिएक्शंस हाफ हाफ जाएगा। अब इसमें यहां से यहां तक लगाएंगे तो इस तरीके से W आएगा,
इस पॉइंट पे डब्ल्यू पहले से है, ये डब्ल्यू यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है तो 0 हो गया। यहां तक कोई पॉइंट लोडिंग नहीं आ रही तो ये ऐसे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है ये डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अगर ये वाला सेक्शन लेते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा। तो डी का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन वैसे सिंपल रहते हैं, काफी आती नहीं है प्रॉब्लम कुछ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक साइड लोडिंग डायग्राम है और दूसरी साइड ये बीएमडी गिवन है। ये बीएमडी है। दूसरा यहाँ पे आपने करेक्शन करना है, ये जो है ये WL²/2 होगा। ये आप अपने बुक में करेक्शन कर लेंगे। इसके लिए अगर हम बीएमडी देखें तो यहां से लेके यहां तक लीनियरली वेरी हो रहा है, क्योंकि mx की इक्वेशन होगी w इंटू एक्स, तो लीनियरली वेरी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा a का 2। b का देखें तो b में यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो b का हो जाएगा यहां से लेके यहां तक जाते हुए ये इक्वेशन बनेगी wx इंटू x/2, तो wx²/2। तो ये पैराबोलिकली इंक्रीज होगा इधर जाते हुए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि होगी WL टोटल लोडिंग इंटू L/2 लोडिंग के सेंट्रोइड की यहां से डिस्टेंस। तो ये WL²/2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। पैराबोलिकली यहाँ पे इंक्रीजिंग है। सी में देखें तो सी में यहां तक तो ये पैराबोलिकली है, क्योंकि इस वाले सेक्शन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी WX²/2, तो पैराबोलिक है। और इसके बाद में लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहां से इधर के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेक्शन लिया है एक्स एक्सिस, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W इंटू L/2 टोटल लोडिंग इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगी सेंट्रोइड की, तो ये हो जाएगी, अगर टोटल डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस x है, ये L/4 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी x - L/4, जो कि लोडिंग के सेंट्रोइड की डिस्टेंस है इस सेक्शन के अबाउट, जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो ये x के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो ये लीनियरली चेंज होगा। वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, इधर यहां से यहां इस वाले स्पैन पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 है और आगे वाले पे पैराबोलिकली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 2 4 सी ये था, तो सी का हमारा आया था 3 वाला और डी का है 1, तो 2 4 3 1, तो आंसर होगा वो ऑप्शन, आंसर ऑप्शन सी गिवन है 2 4। लेकिन यहाँ पे यह गलत है, ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सी का 3 हो जाएगा, डी का 1 होगा। 2 4 3 1, तो इस तरीके से यहाँ 3 बना लोगे, यहाँ 1 बना लोगे अपने आंसर की में, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये गिवन है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं, डिफरेंट टाइप की लोडिंग है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में बीएमडी गिवन है, तो हमें मैच करना है। सबसे पहला केस है कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो सेंटर पे होगा और उसकी वैल्यू WL/4 होगी, और वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा दोनों साइड। तो ए में तो हो गया 4, बी में वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे ही होता है, और ये इसकी वैल्यू होती है WL²/8। तो बी में हो जाएगा 3। ये वैल्यूज 2-3 बार आप सॉल्व करोगे तो याद रह जाएंगी, बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्विक करना हो तो याद भी रख सकते हो। इस तरीके से ये है, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो इसके कारण ऐसा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सैगिंग का। इस पॉइंट पे जाके इस लोडिंग के कारण माइनस में बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो ये इसके कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद इसके कारण बेंडिंग मोमेंट हो रहा है वो डिक्रीज करेगा बेंडिंग मोमेंट को। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये मैग्नीट्यूड आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसके लिए हम निकाल लेते हैं, सी पे रिएक्शन निकाल लेते हैं। इसको ए पॉइंट बोल देते हैं सपोर्ट को, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। तो आर ए बी के अबाउट हम मोमेंट 0 कर रहे हैं। आर ए की वैल्यू हो जाएगी आर ए इंटू एल बेंडिंग मोमेंट माइनस W इंटू L/4
इज इक्वल टू 0, तो यहां से आर ए की वैल्यू आ जाएगी WL/4, और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस सेक्शन पे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी WL/4 इंटू 3L/4, तो WL²/16। तो ये हो गया। डी वाला आपको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में नहीं करना है, मैं भी आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से अगर है तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे लोडिंग है वो सिमेट्रिक है, तो दोनों सपोर्ट्स पे रिएक्शन है वो सेम होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल जो वर्टिकल लोड लग रहा है उसका हाफ। टोटल वर्टिकल लोड है वो आधा इस सपोर्ट पे जाएगा, आधा इस सपोर्ट पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टोटल लोड। टोटल लोड होगा इस लोडिंग डायग्राम का एरिया, तो 1/2 इंटू L इंटू W। कुछ नहीं किया, हमने इसका एरिया निकाला है इस वाले ट्राइंगल का, और इसकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है वो लोडिंग है मैक्सिमम, जो कि W है। तो ये हो गया WL/4, ये लोडिंग आ गई यहाँ पे। अब हमें निकालना है इस वाले सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, मिडिल वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा इस सपोर्ट के रिएक्शन के कारण और इस UDL के कारण। तो पहले M निकालते हैं हम, तो M होगा, तो पहले ये WL/4 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है जो कि L/2 है, L/2 माइनस लोडिंग के कारण आ रहा है, तो लोडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल लोड लिखेंगे। टोटल लोड हो जाएगा बेंडिंग का इसका सॉरी लोडिंग डायग्राम का एरिया, जो होगा 1/2 इंटू बेस यहाँ पे हो जाएगा L/2। क्योंकि हम इस सेक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं तो आधा ट्राइंगल ही आएगा, ये आधी लोडिंग ही आएगी, देखिए साइड वाली एक साइड की लोडिंग ही आएगी। तो लोडिंग का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका एरिया, तो 1/2 इंटू L/2, क्योंकि हमें ये वाली लोडिंग ही लेनी है जो मैंने मार्क की हुई, इंटू W, ये लोड इंटेंसिटी। तो ये तो टोटल हो गया इसका ट्राइंगल का एरिया, मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइड से डिस्टेंस। हम इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा और इस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेंगे। तो इसका सेंट्रोइड होगा वो यहां से L/6 डिस्टेंस पे होगा, L/2 का 1/3। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 3WL² माइनस WL² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2WL² डिवाइडेड बाई 12, तो WL²/12 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे आप, यहाँ पे ये WL²/8 है और ये WL² और यहाँ पे ये 24 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 4 और फिर ये 3, तो ये 24 है यहाँ पे, इसका हो गया 24, सॉरी WL²/12। तो एक का आया था 4, B का हो गया 3, C का हुआ 2 और D का हुआ 1। तो यहाँ पे आंसर होगा वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 251 पे डिफरेंट सेक्शंस पे इसने पूछा हुआ शेयर फोर्स। तो इसके लिए हम पहले तो रिएक्शंस निकालें RA और RD। एक तो यहाँ पे ये एरो नहीं लगा हुआ है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस तरीके से ये है। तो ये RA है, ये RD है, दो सपोर्ट्स हैं, दोनों का हम रिएक्शंस निकालेंगे। RA का रिएक्शन निकालने के लिए D के अबाउट मोमेंट 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा RA इंटू 9, 3 + 2 + 4, 9 माइनस 37 इंटू 7 माइनस 16 इंटू 4 टोटल लोडिंग इंटू 2, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो RA की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 43 kg और RD की वैल्यू हो जाएगी टोटल वर्टिकल लोडिंग 37 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 43, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 kg। अब अगर हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से बनेगा।
यहाँ पे 43 kg है। अगर हम सेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं तो ये वाला जो सपोर्ट पे जो ए पे रिएक्शन आ रहा है वो इस सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई करेगा, तो हम उसका शियर फोर्स पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रहेगा। जो बी पे आएंगे ये 37 kg भी आ जाएगा। अगर सेक्शन यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इस सेक्शन एक्स एक्स डेस के अबाउट ये 37 kg एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये 43 में से 37 घटा दिया हमने, तो यहाँ पे बी के राइट हैंड साइड में 6 kg होगा, बी के लेफ्ट हैंड साइड में 43 kg होगा। इसके बाद बी से सी तक कांस्टेंट है, क्योंकि बी से सी तक कोई लोडिंग नहीं आ रही है तो ये सेम रहेगा। सी के बाद एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आया है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण लीनियरली वेरी करता है शियर फोर्स, और लीनियरली यहाँ पे शियर फोर्स है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि अगेन इसके कारण जो बेंडिंग जो मोमेंट आएगा वो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने, अगर ये सेक्शन है तो इस यूडीएल के कारण जो मोमेंट आएगा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई करेगा। तो इस तरीके से यहाँ सी पे भी 6 kg होगा, और ये डिक्रीज होते 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 डी पे -58 kg होगा, क्योंकि हमें पता है कि डी पे रिएक्शन है वो 58 kg है। और आप 58 kg ऐसे भी आ जाएगा, अगर यहां से होगा 43 -37 -16 इंटू 4, ये इधर से हम जा रहे हैं तो इक्वेशन चेंज होते हैं, डी पे एग्जैक्टली इतना आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आंसर में एक मिस्टेक है, ए का यहाँ पे अब हम देखें तो ए का होगा 3, बी पे होगा 1, सी पे भी होगा 1। अगर सी पे पॉइंट लोड लग रहा होता तो सडनली सी पे चेंज होता, जैसे कि बी पे चेंज हुआ है, लेकिन यूडीएल के कारण सडनली चेंज नहीं होता, तो सी पे 1 रहेगा, और डी पे होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो आप अपने आंसर की में इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, बी और सी दोनों का 1 होगा, क्योंकि सी पे कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है कि सडनली चेंज हो जाएगा शियर फोर्स। यहाँ पे आंसर में गलत दिया हुआ है, तो आप करेक्ट कर लीजिए अपने आंसर की में। नेक्स्ट 252 में दो डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन है, एक स्क्वायर है और एक सर्कुलर है। सेम शियर फोर्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस में ज्यादा होगा ये पूछा है। तो एक तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्योंकि कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया में रिलेशन होगा तभी हम आगे इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये मेंशन करना भूल गया थी। आप अज्यूम करो कि दोनों में का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका भी ए है और इसका भी ए है, दोनों पे शियर फोर्स आ रहा है, वो भी सेम, हम इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं, इस पे भी एफ आ रहा है। तो एवरेज दोनों का शियर स्ट्रेस होगा वो सेम होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस होगा वो सेम होगा, क्योंकि शियर फोर्स भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक रिलेशन होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कुलर में 4/3, एवरेज का 4/3 टाइम्स होता है, और स्क्वायर में 3/2 टाइम्स होता है एवरेज का। तो एवरेज तो सेम है, तो मैक्सिमम किस में ज्यादा हुआ? ये स्क्वायर के लिए है, ये सर्कुलर के लिए है, तो किसके लिए ज्यादा होगा? ये तो कुछ 1.33 टो एवरेज आएगा और ये 1.5 टो एवरेज आएगा, तो स्क्वायर के लिए होगा वो ज्यादा होगा। तो सेम शियर फोर्स, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन सर्कुलर सेक्शन इज लेसर, सर्कुलर के लिए कम होगा, स्क्वायर के लिए ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। बी सेकंड में बोला है कि सर्कुलर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसमें टो मैक्सिमम कम आ रहा है ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 1.33 टाइम्स ही आ रहा है और इसमें 1.5 टाइम्स आ रहा है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। अगर बेंडिंग की बात करें तो सर्कुलर और स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे स्क्वायर ज्यादा बेटर सेक्शन है, और इसका रीजन होता है स्ट्रेसेस के डायग्राम में। बेंडिंग स्ट्रेस का अगर हम डायग्राम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा होता है। अब बेस्ट सेक्शन वो होगा जिसमें जहां बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है वहां पे एरिया ज्यादा हो। इसमें यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस इतना आ रहा है, यहाँ पे इसमें एरिया कितना है, विड्थ कितनी इसकी इतना है, इसमें देखा जाए तो एरिया यहाँ पे कम है, तो बेंडिंग में स्क्वायर वाला ज्यादा बेटर होगा बेंडिंग के लिए। लेकिन शियर स्ट्रेस डायग्राम की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा, शियर स्ट्रेस में डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे सेंट्रोइड पे मैक्सिमम होता है शियर स्ट्रेस और यहाँ एजेस पे 0 होता है।
तो यहाँ सर्कुलर सेक्शन ज्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एरिया है वो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, तो जहां स्ट्रेस ज्यादा रहे वहां एरिया ज्यादा होगा तो सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। तो शीयरिंग में ये वाला इकोनॉमिकल होगा, डायग्राम ऐसा आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस 0 ही हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी इसने इतनी इतनी विड्थ दी हुई है। तो शीयरिंग में होगा, बेस्ट होगा वो सर्कुलर होगा, और बेंडिंग में जो मोस्ट इकोनॉमिकल और बेस्ट सेक्शन होगा वो स्क्वायर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। आप जस्ट डायग्राम याद करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का पूछा है तो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम याद करेंगे, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे एरिया ज्यादा है तो सेक्शन इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 253। 253 डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ए में हमें पता है कि इस तरीके से अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो 3 होगा। बी है, अगर यूडीएल लग रहा है एक कैंटिलीवर बीम में तो इसका 1 होगा। सी में एक मिस्टेक है एक्चुअली, आई थिंक इसकी जो टाइपिंग की है किसी नॉन टेक्निकल पर्सन ने की हुई है, तो उसको वर्टिकल लाइन और एरो में उतना डिफरेंस नहीं लग रहा है, जो कि एक्चुअली एज ए सिविल इंजीनियर हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो जिस डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए होता है। एरो लगा इट मींस यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसका एक रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे इसने ये वर्टिकल ये जो बना दिया है ये गलत बना दिया है, यहाँ पे ऐसा होना था इस तरीके से। तो ये होनी थी एक सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे ये नीचे वाली है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल पॉइंट लोड लग रहा है तो ये 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसका, ये इसके जैसा ही होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड वाला सपोर्ट है इसके जैसा ही सी का होगा सिंपली सपोर्टेड। अगर ये इस तरीके से कैंटिलीवर बीम होता तो फिर डिफरेंट आंसर आता, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 में गिवन है ये 3 1 2 4 जो हमारा आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं। अगर फिक्स्ड एंड हैं किसी बीम के तो फिक्स एंड पे एक फिक्स एंड मोमेंट आता है, उसके फॉर्मूले में डायरेक्टली याद रखने होंगे कॉम्पिटिटिव ये एमसीक्यू टाइप बेस्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस तरीके से अगर ये फिक्स्ड एंड वाली बीम है, इसमें सेंटीमीटर लोड डब्ल्यू लग रहा है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएंगे, यहाँ पे जो मोमेंट ए पे जो मोमेंट आएगा वो WL/8 होगा। बी में जो आएगा वो WAB² अपॉन L² होता है, डायरेक्टली याद रखना होगा फॉर्मूला, A B² है। और अगर इधर के लिए हमें निकालना हो, ये है इधर वाले के लिए, इस वाले सपोर्ट के लिए, अगर इसके लिए निकालना हो बी के लिए तो हो जाएगा WBA² अपॉन L², जो फार्दर वाला डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। अगर यूडीएल इस तरीके से लग रहा है तो WL/12 होगा। बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है, स्मॉल W है लोड की इंटेंसिटी है, WL²/12 होता है। इसने इक्वल रख दिया, कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एल, ये यहाँ पे स्मॉल w था, तो ये बन गया कैपिटल WL/12। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये डी वाला, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL/96। आपको बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे भी इसने स्मॉल w को कैपिटल W से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल w और कैपिटल W में क्या रिलेशन होगा, ये स्मॉल w है और ये कैपिटल W है। तो कैपिटल W है वो टोटल लोड है, इस यूनिफॉर्म इसकी वेरिंग लोड के कारण टोटल जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे वो कैपिटल W है। उसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये वाली कोऑर्डिनेट स्मॉल w है, तो वो इक्वल हो जाएगा इसके एरिया के, लोडिंग डायग्राम के। तो 1/2 इंटू बेस L इंटू हाइट W। तो इस तरीके से क्या लिख दिया हमने, WL/2 की जगह कैपिटल W लिख दिया, तो ये आ गया, ये स्मॉल WL/2 की जगह कैपिटल W से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा A में 4, B में 1, C में 3 और D में। वैसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लेते हो तो आपको ये वाला रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी A और B की जगह L/2 रख के भी निकाल सकते हो। D का हो जाएगा, सॉरी C का था अपना
4 और डी का हो जाएगा, सी का था हमारा 2, सॉरी सी का 2 था और डी का था वो 3 था। तो ये 4 1 2 3, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए होगा 4 1 2 3, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है और एक बार कर लिया तो दिक्कत भी नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हूप स्ट्रेस अगर आपने याद रखना है, डायरेक्टली डिराइव नहीं करोगे, टाइम नहीं होता इतना। हूप स्ट्रेस होगा जिसको हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। हूप, तो ये कुछ साउंड कर रहा है 2 जैसा, तो आप इसे याद रखोगे PD बाई 2T होगा। और जो दूसरा वाला होता है एक्सियल वाला, लॉन्गिट्यूडिनल वाला, वो होगा PD बाई 4T। अगर रेडियस की, यहाँ पे सारे रेडियस की टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, डी की जगह 2r रख देंगे, तो हूप हमारा आ जाएगा PR बाई T। और ये जो एक्सियल है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं, ये हो जाएगा PR बाई 2T। अब ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि अगर ये सिलेंडर है तो एक इसकी लेंथ के अलोंग लग रहा है, दूसरा इसकी सरकमफ्रेंस के अलोंग लग रहा है, जैसे कि ये है। तो एक तो कैसे लग रहा है, लेंथ के अलोंग इसकी परपेंडिकुलर ही, इसकी परपेंडिकुलर होगी, थर्ड डायमेंशन जो होगी। और दूसरा लग रहा है इस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है हूप स्ट्रेस। और ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, वो इसकी लेंथ होगी, तो वहां पे एक्सियल होगा। तो बेसिकली ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है जो हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। और हमें पता है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो टो मैक्स होता है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू रख देंगे आर वाली टर्म में, तो पी आर अपॉन टी माइनस पी आर अपॉन 2T, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा PR बाई 4T। अब यहाँ पे क्या होगा, ए में होगा, लॉन्गिट्यूडिनल था हमारा 2T, तो ए में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 1 और सी में हो जाएगा 3। एक काफी सारे स्टूडेंट्स को ये वाले फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत आती है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के। ये फॉर्मूले आप कभी भी डायरेक्टली याद मत करो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक है कि आप भूल जाओगे या कुछ ना कुछ गलत याद रख लोगे, या फिर आपको उसको बहुत ज्यादा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, जैसे लेंथी से फॉर्मूले होते हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो मोर सर्किल है वो पिक्चर उसकी माइंड में रखें। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है मोर सर्किल का तो क्वेश्चन नहीं आता, हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, तो हम मोर सर्किल को क्यों याद करें, फॉर्मूला याद रख लेते हैं। तो अगर अभी तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के, ये जो किसी भी एंगल पे स्ट्रेस निकालने के, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप उस तरीके से मत करो, आप उसको मोर सर्किल के थ्रू याद रखो। अगर आपको मोर सर्किल का नहीं समझ आता है कि उसके थ्रू कैसे याद करें, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि मोर सर्किल की हेल्प से किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। बस पिक्चर आपको सर्किल की याद रहेगी, माइंड में रहेगी, उससे आप सारी डिस्टेंसेस निकाल सकते हो जो कि डिफरेंट स्ट्रेसेस के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इसका भी आंसर एक्चुअली 255 का भी आंसर की में गलत गिवन है, आंसर ऑप्शन 2 होगा, आंसर की में शायद 1 गिवन है, तो इसका हो जाएगा ये बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 256, जहां पे डिफरेंट सेक्शंस गिवन है और उनका सेक्शन मॉड्यूलस गिवन है राइट हैंड साइड में, तो हमें इनको मैच करना है। रेक्टेंगुलर का हमें पता है BD क्यूब बाई 12 होता है, तो ए का यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन सॉरी ये होता I, इसने पूछा है Z, तो Z होगा ये I अपॉन Y होगा, तो BD क्यूब बाई 12 अपॉन D बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा BD स्क्वायर बाई 6। तो एक तो यहाँ पे करेक्शन करनी है आपने, ये 6 होगा, तो A का हो जाएगा 3, C का हो जाएगा पाई बाई 32D क्यूब, कैसे पाई अपॉन 64 D रेज टू पावर 4, ये I हो गया डिवाइडेड बाई D बाई 2, तो C का हो गया 2, A का 3, C का 2, बचा B और D का भी पता ही होता है, पाई बाई 32 D रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा, एक मिनट में निकाल देती हूँ, वैसे काफी क्वेश्चंस में किया है हमने पहले।
इस तरीके से ये वाला जो था इसका जेड होलो सेक्शन का इस तरीके से आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन 2 में। तो डी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ए 3 1 2। तो वैसे तो इतना करने के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो सेक्शन है इसका जब हम आई का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/12 बी डी क्यूब माइनस 1/12 डी डी क्यूब। अगर कोई इस तरीके से होलो सेक्शन है तो हम पूरे को सॉलिड मानते हुए आउटर डायमेंशंस के अबाउट आई ले लेते हैं, और अंदर जो होलो वाला सेक्शन है उसका जो आई है वो इससे लेस कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, ये होलो सेक्शन में हर जगह ये मेथड होता है, एप्लीकेबल होता है। और इसको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई d/2 से, क्योंकि हमें निकालना है z, और z होता है सेंट्रोइड की आउटर फाइबर से डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 1/6 बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब, और यहाँ पे ये आ जाएगा d। इसने इसको कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ और तरीके से लिखने का कोशिश किया है, जैसे कि मैंने इसको ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दिया, तो ये डी क्यूब बचेगा, ये b/b बचेगा, ये डी क्यूब होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे d पहले से था और मैंने b से डिवाइड किया है, सॉरी b से मैंने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। तो डिवाइड वाला तो यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड किया वो यहाँ पे 1 हो गया, इसमें डिवाइड किया तो b/b आ गया, और इसने इसको y लिखा है। तो इसको y लिखा है तो एक्चुअल में इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आना चाहिए था, ये y डी क्यूब इंटू b डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ पे ये d आना चाहिए था मल्टीप्लाई में, और मेंशन होना चाहिए था कि y है वो b स्मॉल b डिवाइडेड बाई कैपिटल B है। तो आंसर हुआ वो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, वैसे तो स्टील का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है कि टीयरिंग ऑफ प्लेट्स के कारण जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा। तो बेसिकली टीयरिंग ऑफ प्लेट्स वो इस तरीके से फेल होता है, जैसे कि ये कोई प्लेट थी, 2 प्लेट थी, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिवेट लगाया था, और ये टेंशन फोर्स इस तरीके से लग रहा था। तो इससे क्या हुआ कि रिवेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो तो फेल नहीं हुआ, लेकिन ये प्लेट ऐसे ऐसे यहाँ से कट गई, तो कट के अलग हो जाएगी, तो अब कनेक्टेड तो नहीं रहा, स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर फेल होता है तो हम उसको टीयरिंग फेलियर बोलते हैं। और इस तरीके से अगर फेलियर हो रहा है तो उसमें ये रिवेट तो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ये तो अपनी जगह लगा रह गया, लेकिन प्लेट फिर भी ऊपर नीचे से कट गई, एक तरीके से वो अलग हो गई। तो टीयरिंग के प्लेट्स का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रेंथ का, तो हम डायमीटर माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये वो डिस्टेंस है जहां पे प्लेट नहीं है, जहां पे रिवेट है। और अगर इस तरीके से फेल हो रही है प्लेट, तो इसको यहां से फेल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले से कटी हुई है ये, क्योंकि यहाँ पे रिवेट लगा है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2। रिवेट्स की डबल शेयर में होता है PS इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू 2। डबल शेयर में है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n यहाँ पे आ रहा है कि सिंगल रिवेटेड है या फिर डबल रिवेटेड है, इस टाइप से। तो ड्यू टू डबल शेयरिंग ऑफ रिवेट्स है तो यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरीके से A का 3 आ रहा है, B का 2 आ रहा है, C का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और D का क्या है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ प्लेट्स। तो ऐसा होता है कि ऐसे है, अगर ये रिवेट यहाँ पे लगा है तो हो सकता है ये यहाँ से फेल हो जाए स्ट्रक्चर, यहाँ से और यहाँ से अलग हो जाए। तो इसके लिए ये बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्लेट, और इसके लिए हम एज डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा रखते हैं, ताकि स्ट्रक्चर यहाँ से फेल ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ से ये रिवेट है, ये बाहर निकल गया, रिवेट अपनी जगह रह गया और यहाँ से ये प्लेट कट के हट गई यहाँ से। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो 3214 आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 258 अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल है, इसमें याद ही रहता है। अगर इस टाइप से कोई है तो इसके लिए एल इफेक्टिव होता है वो 2L होता है, और सबसे कम होता है जब दोनों एंड फिक्स कर देते हैं, तो इसमें एल ही होता है वो L/2 हो जाता है। तो इसमें, और अगर दोनों एंड हिंज है तो एल ई और एल इक्वली होता है, और जनरली ये फॉर्मूला होता है π² EI/LE का स्क्वायर। तो हिंज के लिए ए में 1 हो जाएगा, बी में L इज इक्वल टू 2L आ रहा है,
L इज इक्वल टू 2L किस केस में आता है? इस वाले केस में, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर इज फ्री। तो B का यहाँ पे होगा वो 3 हो जाएगा। C है, C में आ रहा है L इज इक्वल टू L/√2, और ये होता है तब एक एंड हिंज्ड हो और एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड है वो हिंज्ड है। तो वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज्ड, तो C का यहाँ पे होगा वो 4 होगा। D होगा इसका, D में L इज इक्वल टू है L/2, और L इज इक्वल टू L/2 होता है जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं। तो D का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा वो 1 3। यहाँ पे भी आई थिंक मिस्टेक है, आपको करना पड़ेगा करेक्ट। आंसर की में जो आंसर गिवन है उनमें है नहीं कोई आंसर। C गिवन है आंसर की में, तो आप इस तरीके से उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। 2 की जगह 3 है और 3 की जगह 2 है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन 259 है। ये एक्चुअली ग्राफिकल मेथड होता है, एक वेक्टर्स वगैरह को हम सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसकी बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि पेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये तब करते हैं जैसे कि एक इस तरीके से फोर्स है और सेम एक इसी मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है इस तरीके से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगर अपोजिट कंपोनेंट्स का पेयर बन रहा है तो उनका हम जब ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन मेथड से हम सोल्व करते हैं तो अब उस पेयर को 0 कर देते हैं, क्योंकि उनका रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो इसका आंसर की में आई थिंक ए गिवन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट 260 है। ये भी कुछ मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफिकल मेथड से हम रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं डिफरेंट फोर्सेस का। तो इसमें यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसको हम यूज नहीं करते हैं बोझ नोटेशंस को, ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नहीं और बाकी जगह आपको इसके बेस्ट कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो मैं उतना डेप्थ में इसको कवर नहीं कर रही हूँ। फिर भी आप चाहते हैं कि आप सारे ऑप्शंस को इनको एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है वो सोम का लास्ट पार्ट है। सेकेंड थिंग, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे कि आपने आर अगोर के सॉल्यूशंस कर रहे हो, तो आपने कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आर अगोर की बुक लो, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करो। हो सकता है आप 10 में से 2 क्वेश्चन सोल्व हो सकता है 1 ही हो सकता है 5 हो जाए, जितने भी हो रहे हैं कोई बात नहीं हो रहे हैं उनको टिक कर दो। उसके बाद वीडियो को देखो, और वीडियो को वैसे जो क्वेश्चन हो गए उनको भी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लो, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि आप सॉल्यूशन हो गए लेकिन फिर भी हो सकता है मैंने कुछ ट्रिक ऐसी बताई हो जिसके कारण क्वेश्चन और भी इजी हो जाए। तो एक बार तो सारे क्वेश्चंस को देख लो, उसके बाद आप नोट्स भी बना सकते हो जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, और उसके बाद जब आप सेकंड टाइम कर रहे हो रिवाइज, तो आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर लिए थे उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और जो भी बुक कवर कर रहे हो उसे 2 या 3 बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आर अगोर में सोम सोल्व किए तो आपने सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन उसके सोल्व किए हैं और चले गए एग्जाम में, तो जो आपने फर्स्ट टाइम नहीं हो पाए थे वो एग्जाम में भी नहीं हो पाएंगे। तो मल्टीपल 2 से 3 रिवीजन तो आपको हर बुक के देने ही चाहिए। जितना भी कंटेंट आप कर रहे हो उतना ही कंटेंट करो कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन कर सको, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कंटेंट कवर कर लिया लेकिन एग्जाम में आप पूरा रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। फिर क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो आपके देखे हुए हैं, फिर भी आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन मस्ट है सबसे पहले, और क्वेश्चंस को टिक करो जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। चाहो तो उनके नोट्स बना लो वीडियो देखते हुए, ताकि सेकंड टाइम पहले तो खुद से ट्राई करो, फिर भी अगर नहीं याद आ पा रहा है, नहीं रिकॉल हो पा रहा है कैसे किया था, तो आप वीडियो में रेफर कर सकते हो, अपने नोट्स में रेफर कर सकते हो। इस तरीके से मल्टीपल रिविजन के साथ साथ आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो कम होते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।